सोचिए, ऑफिस सिर्फ डेस्क और कंप्यूटर की जगह नहीं है। असल में इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। कुछ ऐसे नियम हैं जो चुपचाप तय करते हैं कि काम कैसे होगा, कब होगा। आज हम इन्हीं अनदेखे नियमों की दुनिया में उतरेंगे। और जानते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सिविल सर्विस सुपरवाइजर्स के लिए बनी एक पुरानी गाइड से। अच्छा, वो पहला दिन याद है किसी नई नौकरी का, जब ऐसा लगता है कि मानो किसी तूफान के बीचों बीच आ खड़े हुए हों। चारों तरफ कागजों का अंबार, ईमेल्स की बाढ़ और दिमाग में बस एक ही सवाल, भाई शुरू कहाँ से करें? हाँ, तो इस सारी उथल-पुथल और कंफ्यूजन के बीच ना एक व्यवस्था लाने का विज्ञान छिपा हुआ है। सच में कुछ ऐसे आजमाए हुए सिद्धांत हैं जो किसी भी ऑफिस को एक एकदम कुशल मशीन में बदल सकते हैं। तो चलिए इस पूरे सफर को एक नए सुपरवाइजर के नजरिए से देखते हैं। सोचिए, आज उनका प्रमोशन के बाद पहला दिन है और मेज पर कामों का पहाड़। अब देखना यह है कि वो इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके इस चुनौती से निपटते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑफिस आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ ईंट और गारे की कोई इमारत नहीं है। ये तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप कह सकते हैं नर्व सेंटर है। वो जगह जहां सारे कर्मचारी मिलकर कंपनी के बड़े बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदलते हैं। तो हमारे नए सुपरवाइजर की पहली चुनौती क्या है? सीधी सी बात है, कामों के उस विशाल ढेर को एक व्यवस्थित, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट में बदलना। और यहीं से हमारा भाग 1 शुरू होता है, काम का ब्लूप्रिंट। अब इस चुनौती से निपटने का पहला कदम है कार्य का विभाजन। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है। एक बड़े भारी भरकम काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। इससे होता क्या है? एक तो काम तेजी से होता है और दूसरा, टीम का हर सदस्य अपने हिस्से के काम में माहिर हो जाता है और नतीजा जबरदस्त एफिशिएंसी। लेकिन रुकिए, काम को सिर्फ बांट देना ही काफी नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब हमारा सुपरवाइजर प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन का इस्तेमाल करता है। देखिए, इसमें सिर्फ काम नहीं दिया जाता, बल्कि उसे करने का अधिकार और पूरी जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। ये टीम पर भरोसा दिखाने और उन्हें सही मायनों में एम्पावर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब इन दोनों में यानी कार्य विभाजन और प्रत्यायोजन में एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। कार्य विभाजन का फोकस होता है काम को बांटने पर, जबकि प्रत्यायोजन का फोकस है अधिकार और जिम्मेदारी सौंपने पर। कह सकते हैं कि एक में सिर्फ काम बंटता है और दूसरे में भरोसा बंटता है। अच्छा, तो इस पूरी नई व्यवस्था को कागज पर उतारने के लिए हमारा सुपरवाइजर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाता है। ये चार्ट असल में सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। कौन किसका बॉस है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, किसका क्या काम है, बड़े फैसले कौन लेगा, सब कुछ। इससे टीम में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, तो टीम सेट हो गई, काम बंट गया। लेकिन अब सुपरवाइजर के सामने एक और बड़ी चुनौती है, और वो है सूचना का सैलाब। मतलब रोज आने वाले पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, इनका क्या करें? यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, सूचना के इस सैलाब को काबू करना। और इसका सीधा साधा समाधान है अभिलेख प्रबंधन या रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक रिकॉर्ड को उसके बनने से लेकर उसके इस्तेमाल और आखिर में उसके निपटान तक पूरी तरह से कंट्रोल करता है। सोचिए, किसी भी ऑफिस के लिए जानकारी उसके खून की तरह है, उसका लाइफ ब्लड है, और ये सिस्टम उस खून के बहाव को एकदम ठीक रखता है। चलो एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। ऑफिस में आने वाली डाक, जिसे अक्सर डाक ही कहते हैं, उसे कैसे हैंडल किया जाता है। इसका एक तयशुदा मेथडिकल प्रोसेस है। पहला स्टेप रसीद, यानी उसे रिसीव करना। दूसरा पंजीकरण या डायरीकरण, मतलब उसे सिस्टम में दर्ज करना। और तीसरा वितरण और कार्रवाई। इस 3 स्टेप प्रोसेस से ये पक्का हो जाता है कि कोई भी जरूरी कागज कभी गुम ना हो। अब सवाल उठता है कि इन सारे रिकॉर्ड्स को रखें कहाँ, और ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला है। हमारे सुपरवाइजर के पास 2 रास्ते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग, मतलब सारे रिकॉर्ड्स एक ही सेंट्रल जगह पर, या फिर 2 डिपार्टमेंटल फाइलिंग, जहां हर डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड्स खुद संभाले। अब चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि पहुंच ज्यादा जरूरी है या फिर कंट्रोल। एक बहुत ही जरूरी संतुलन है ये। सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना ली, पर यह नहीं पता कि कौन सी किताब कहाँ है। बेकार है ना?
बिल्कुल वैसे ही एक शानदार फाइलिंग सिस्टम भी तब तक बेकार है जब तक जरूरत पड़ने पर कोई फाइल मिले ही नहीं, और यहीं पर काम आती है अनुक्रमण यानी इंडेक्सिंग। ये कुछ नहीं, बस फाइलों को तेजी से खोजने के लिए एक गाइड या नक्शा बनाने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब के आखिर में इंडेक्स होता है। चलिए, तो सिस्टम बन गए, प्रक्रियाएं तय हो गईं, लेकिन उस जगह का क्या जहां बैठकर ये सारा काम होना है? यहीं से हम आते हैं भाग 3 पर, सफलता का वातावरण। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी, जिस माहौल में हम काम करते हैं ना, उसका हमारी प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो एक अच्छे ऑफिस लेआउट के लिए हमारा सुपरवाइजर कई चीजों के बारे में सोचता है, जैसे कि काम का फ्लो एकदम स्मूथ हो, जगह का पूरा पूरा इस्तेमाल हो पाए, कर्मचारियों के आराम का भी ध्यान रखना है, और ये भी देखना है कि सुपरविजन आसानी से हो सके, और हाँ, भविष्य में बदलाव के लिए गुंजाइश हो, और सबसे जरूरी सही रोशनी और हवा का इंतजाम हो। मतलब साफ है, एक अच्छा डिजाइन किया गया ऑफिस सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो एक हेल्दी और सेफ ऑफिस भी होता है। सोचिए, अच्छी रोशनी से आंखों पर जोर कम पड़ता है, सही वेंटिलेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, और साफ सफाई और सुरक्षा, ये तो सीधे सीधे कर्मचारियों की सेहत और प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हैं। तो दिन के आखिर में जब हमारा सुपरवाइजर इन सब चीजों को देखता है, तो उसे एक बहुत गहरी बात समझ आती है कि ये सारे सिस्टम, ये सारे नियम, ये सिर्फ नियम नहीं हैं, इनका असली मकसद कुछ और ही है। और वो क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी भाग, मानवीय पहलू। और ये पूरी समझ इस एक वाक्य में सिमट जाती है। एक ऑफिस का मुख्य उद्देश्य उसमें काम करने वालों को अपना काम करने में मदद करना है, और कैसे? कम से कम लागत पर और ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि के लिए। तो असल बात क्या निकली? यही कि अच्छी प्रक्रियाएं लोगों को कंट्रोल नहीं करती, वो उन्हें सशक्त बनाती हैं, एम्पावर करती हैं। ये सिस्टम सिर्फ काम करवाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को अपना सबसे बेहतरीन काम करने का माहौल देने के लिए हैं। ये वो अनदेखा ढांचा है जिस पर टिककर ही क्रिएटिविटी और टीम वर्क पनपते हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना? हर ऑफिस में, हर काम करने की जगह पर ऐसा कौन सा एक अनदेखा नियम है जो शायद किसी रूल बुक में नहीं लिखा, पर उसके बिना सच में काम चलाना मुश्किल हो जाए?